ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और अब हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या ग्रहों का योगायोग बन रहा है। देखिए सिंह राशि वालों, मार्च का मध्यकाल स्पेसिफिकली हम बात करने जा रहे हैं। ये काल जो है वो आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस वक्त ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ग्रह जो है 3 तिगड़ी लगाकर एक साथ आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, बंधन वाले भाव में बैठे हुए हैं। आपके लिए बंधन वाला भाव है और वहाँ 4 ग्रह भी होंगे और इसी महीने में वहाँ 5 ग्रह भी बन जाएंगे। यानी आपके अष्टम भाव में इस वक्त उच्च के होकर शुक्र विराजमान है और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें अष्टम भाव की, तो वहीं बुध विराजमान है, वहीं राहु विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी जो आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख चल रहे हैं वो भी वहीं जाकर चौकड़ी लगाने वाले हैं। 1 महीने वहीं विराजेंगे वो। उनके कारण से क्या होगा, वहाँ चल रहे उच्च के शुक्र अस्त हो जाएंगे जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता दे रहे थे, जो कहीं ना कहीं आपके किस्मत को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए थे, आपके लाभ कीर्ति को बढ़ाने के लिए बैठे हुए थे, उच्च के होकर बैठे थे 4 महीने के लिए। इतना सुंदर पता नहीं कितने वर्षों बाद योग बना है ये वाला। वहीं बुध बैठे हैं, उनको भी ये अस्त कर देंगे, यानी उनका प्रभाव शून्य कर देंगे। और बड़ी विचित्र विडंबना ये है कि जो सूर्य वहाँ पर बुध और शुक्र को अस्त करेंगे, राहु उन्हीं को ग्रहण लगा देंगे। पीछे पीछे शनि महाराज भी वहीं पहुँच जाएंगे। अब ये देखिए पंचायत भी हो गई वहाँ पर। यानी आपके लिए बड़ा विचित्र भाव है, आपके विचारों पर बंधन लगता दिखाई दे रहा है। आपके स्वयं के राशि के स्वामी पर, आपके जो सूर्य हैं उन पर को भी घेरने की तैयारी चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये बंधन के योग हैं, दिमाग ठस हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में कुछ गलत ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन आपके एक बहुत बढ़िया है, बृहस्पति महाराज बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए हर कूड़े को साफ करने के लिए एक तरफ बैठे हैं। सफलता के लिए झंडा बुलंद करते हुए आपकी राशि में एक जगह बैठे हुए हैं। बस उनका ही उपयोग कर लीजिएगा तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में ध्यान रखिए, यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय ग्रहों का योगायोग, सही समय पर सही विचार परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। सही विचार नहीं आएंगे दिमाग में, बुद्धि जो है ट्यूबलाइट की तरह होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं इस वक्त, ध्यान रखिएगा। और शुक्र जिस प्रकार से अस्त होने जा रहे हैं, यहाँ पर राहु ने सूर्य को भी एक तरह से कलंकित करने का प्रयास करना है इस महीने में। तो बच्चों का जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से थोड़ा देखिएगा, इस समय में पूरी तरह से जो शनि महाराज हैं वो अस्त हो गए हैं। एक तरह से आपके लिए अच्छा हो गया है। शनि वहाँ पर जाकर आपकी राशि के सम्मुख आके बैठ गए हैं और वो काफ़ी दिन से उत्पात मचा रखे थे आपके लिए, वो कहीं ना कहीं लाभ देंगे। भाग्य को भी कहीं ना कहीं रोक रखे थे, उनके परिवर्तन के बाद आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग देखने को मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जो मन में चल रही खटपट वो शांत होती दिखाई दे रही है। चिंता ना करें, ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में अच्छा है, कई खराब भी। और एक बात और ध्यान रखें, कई बार ग्रह योग बहुत अच्छे चल रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमको लाभ नहीं हो रहा होता। कारण क्या होता है? कारण में होता है आपके सिर पर, आपके घर में या आपके परिवार में वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाती है, जिसको कई रूप से जाना जाता है। भावनात्मक तौर पे भी जाना जाता है, कई बार उसको नज़र के रूप में भी जानते हैं लोग। कई बार हम सूट बूट तैयार करके बहुत सुंदर तरह से शादी में जा रहे होते हैं, किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं। कई बार हम वैसे ही मूड बहुत अच्छा होता है और सामने वाला कई बार देखते बोलता है, अरे महाराज आज तो बहुत चमक रहे हो, क्या सुंदर भाव आप लग रहा है आपका। बस समझ लीजिए कहीं ना कहीं लग गई नज़र। और तो और कई बार अपनी नज़र भी ले जाती है। 4 बार अच्छे काम हो गए तो मन में आता है, अरे आजकल तो बड़े किस्मत साथ दे रही है। बस समझ लो साथ नहीं दे रही है, उस दिन स्वयं की भी कई बार नज़र मनोभाव में लग जाती है। और ऐसी नज़र से बचने के लिए ये दिन आ रहे हैं बहुत खास। हम आपको बताएंगे वो उपाय जिनको आप सुन लीजिएगा। एक छोटा सा उपाय, जी हाँ सिंह राशि वालों, एक छोटा सा उपाय आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। वो भी हम आपको बताने वाले हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। सिलसिलेवार से आरंभ करते हैं। पहले बात करते हैं 11 मार्च की। 11 मार्च मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि है फागुन की, शुक्ल पक्ष की। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए जो चल रहा है थोड़ा भारी है, ध्यान रखना। अननेसेसरी के जुर्माने खर्चे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मन नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रखो।
हनुमान जी का स्तवन करो, मंगलवार का अवसर है, बड़ा सुंदर रहेगा। भौम प्रदोष का योग बन रहा है, शिव का अभिषेक कर लो गुड़ युक्त जल से, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। रणमुक्ति सूत्र का पाठ करते हुए करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। और ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, ये भी बता देते हैं आपको। आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आ जाइए विवेकानंद योगाश्रम में, आनंद से भगवान का भजन करेंगे, हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, सुंदर हवन यज्ञ चलेगा ही इस दिन। तो आप भंडारा भी खाइए, लीजिए, भगवान का दर्शन भी कीजिए, माँ भैया का दर्शन भी कीजिए। देखिए सब कष्ट निवारण करने का योग बन सकता है। भगवान का नाम ही सबसे बढ़िया है, उसमें कर लेना चाहिए। और हमारे यहाँ कोई इसके लिए फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा जी आश्रम में कर रहे हैं तो पता नहीं कि फीस, अरे कोई नहीं, सब भंडारा सब व्यवस्था मैया की कृपा से है। तो आप आइए, उसमें बैठिए, भगवान का स्तवन करिए, यज्ञ में भाग लीजिए, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 12 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है इस दिन, और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन सही, जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है आपके लिए। ये पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। नया वर्चस्व, नई हिम्मत, नया चंद्रमा का जो परिवर्तन है आपकी राशि में हो रहा है, ये आपके लिए 2-3 दिन अच्छा सा मोटिवेशन आपके उत्पन्न करता दिखाई देगा, बहुत बढ़िया रास्ता बनता दिखाई देगा। और ये आपको कई मनोभाव में चल रही नेगेटिव बातों से निजात दिलाकर बहुत बढ़िया से रास्ता दिखाएगा। रवि योग है इस दिन। वैसे तो देखिए होलाष्टक चल रहा है, नए कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी आवश्यकता हो कि प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो तो इस दिन ले सकते हैं, लाभ मिलेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा। गणेश का नाम लें और कार्य शुरू करें। 13 तारीख इस दिन छोटी होली है। इस दिन विशेष तौर पर कई ग्रहों को उपचार करने का सुंदर रास्ता है। बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, उदया तिथि, और शाम को आते आते पूर्णिमा आ जाएगी। सत्य व्रत भी इस दिन हो रहा है, तो भगवान सत्यनारायण की सुंदर व्रत कथा कर लीजिए। इस दिन छोटी होली है और इस दिन चमत्कार का अवसर है। चमत्कार हुआ था, होता है। भक्त प्रहलाद पे कृपा हुई भगवान की, जलाने वाले जल गए, जिनको जलाना चाहा वो बच गए। यानी जहाँ पे कृपा राम की हुई ता पर कृपा कर ही सब कोई, ये सुंदर सूत्र जो है इसी दिन को प्रतिपादित करता है। तो भगवान की शरण कभी भी कल्याण ही करती है, अनिष्ट नहीं होने देती आप भक्त का। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा। सुबह 10 बज के करीब दिल्ली के पंचांग के अनुसार से 35 मिनट पर शुरू होगी और रात्रि में 11:29 तक रहेगी। तो भद्रा के बाद ही होली चलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। होली जलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा पर्व है कि जो बताता है कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपके साथ क्या होना है, आपके कष्टों को निवारण करने का रास्ता खुलता है। इसका महात्म शास्त्र में अद्भुत बताया गया, वो बताएंगे। पहले नोट कर लीजिए कुछ खास बातें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने कहा मोटिवेशन का दिन है। चंद्रमा आपके लिए लग्न में विराजमान हो गए हैं और बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपके लिए। बहुत जल्दी गजकेसरी योग भी निर्माण होगा। जो विचार आज आ रहे हैं उनके अनुसार से कार्य करोगे तो बहुत जल्दी आगे लाभ लेने की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में देखिए, कई बार हमारे जीवन में, जो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया था कि कई बार अनिष्ट होने के योग बन जाते हैं, कई बार नज़र लग जाती है। उन सब से पूरे साल में लगी हुई नज़रों को, अपने व्यवसाय की नज़रों को ठीक करने के लिए एक सुंदर उपाय हम आपको बता रहे हैं। सिंह राशि वालों, नोट कर लो, ये उपाय आप कर लोगे तो बहुत सुंदर रहेगा। नमक, डली वाला सेंधा नमक जिसको बोला जाता है ना, वो ले लीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर डली वाला नमक, थोड़ी सी राई साथ में ले लीजिए। ओम रुरु भैरवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उस होलिका की अग्नि में इसको डाल दीजिएगा। देखिए विशेष तौर पर सिंह राशि वालों, आपके लिए सुंदर उपाय बता रहे हैं। ये आपके तमाम अलाएं बलाएं सब हर लेगा। ये नज़र बहुत खतरनाक चीज़ होती है, चलते हुए व्यवसाय को रोक सकती है, सुंदर आदमी की कष्ट निकाल सकती है, अच्छे बड़े हेल्दी आदमी को बुखार ला सकती है, बने बनाए काम को, चलते हुए काम को रोक सकती है। गाड़ी अच्छी भली बढ़िया नई गाड़ी लाकर नज़र लग जाती है तो सब उस पर अनिष्टकारी योग बन जाते हैं। ये स्थितियां हर जगह ही हैं, तो इसको समझ लेना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी नज़र लगती थी और मैया यशोदा ने काला टीका के साथ साथ मोर मुकुट। अब भगवान तो सबसे सुंदर हैं, उनको सबसे पहले ज़्यादा ही नज़र लगेगी, क्योंकि सब जाके निहारते हैं। और भक्तों की नज़र तो अच्छी होती है। कई भक्त ऐसे होते हैं कि जो पता नहीं अब नज़र का क्या दोष है, स्वयं की भी लग जाती है। कई बार काम धंधा बढ़िया चल रहा होता है तो मनोभाव में ऐसी बात आ जाती है, अरे रे भगवान की कृपा है, बड़ा अच्छा है। बस समझ लीजिए उस दिन के बाद मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि महाराज एक ही खुद ही बोल दिया था कि अब कि बड़ा अच्छा चल रहा है, उस दिन से बस बंद ही हो गया काम। तो ऐसे में ठीक करने के लिए उपाय जो आपको बताया ना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, व्यवसाय स्थल में रख लीजिए, थोड़ी नमक की डली रख दीजिए और रात्रि में उसको उठाकर, और कहीं अगर होली नहीं जलाते हैं तो कोशिश कीजिएगा रात्रि में 11:30 के आसपास एक कागज़ में आग लगाकर, गत्ते पे आग लगाकर उसी में वो नमक की डलियों को जला दीजिएगा। घर के बाहर जलाइएगा। कई महानुभाव ऐसे हैं कि जो बहुत विद्वान हैं, और सोशल मीडिया का तो ज़माना ऐसा है, एक से उद्भट विद्वान आजकल सोशल मीडिया पे लोग सुनाते हैं अपनी अपनी कथाएं, और कहते हैं गैस पे, घर के अंदर गैस पे, तवे पे जला दो।
घर में ही घुस जाएगी, सब चीज़ें नज़र वो कष्ट देने के योग बनाएगी। तो ध्यान रखना, इस बात को घर के बाहर करना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, इसका लाभ मिलेगा। होली का महत्व भी समझ लीजिए। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली की जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनके जीवन में शारीरिक तौर पर कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहाँ कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होली का महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर दे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से।
भक्ति के प्रताप से वो वहाँ उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंका दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊँ, अग्नि जलेगी नहीं। भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आव के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती हैं, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहाँ जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हो, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना, इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। अपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले। वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके की छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएँ बलाएँ, पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले कर ले। और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो सिंह राशि वालों, आपने होली का महत्व समझा और हमने आपको बता ही दिया कि कैसे आपकी नज़र उतारनी है, आपको अलाएं बलाएं दूर करनी है, घर की नेगेटिव, व्यवसाय घर की नेगेटिव। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने सिर पे से सेंधा नमक की डली लेकर, थोड़ी सी राई लेकर, अपने जो लाहौरी नमक जिसको बोला जाता है, पत्थर वाला नमक आता है उसको सेंधा नमक बोला जाता है, उसको विशेष तौर पर अपने सिर से उतारने के लिए नज़र उतार के अपने इस प्रकार से घुमाकर सिर पर से अपनी मुट्ठी में रखकर और फिर ओम रुरु भैरवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप भी करते हुए उसको समर्पित कर सकते हैं। या फिर भैरव जी का विशेष मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कार्य कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 14 तारीख होली का सुंदर पर्व है, महारंग है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। बहुत सुंदर दिवस है, समस्त हरी जो आपकी वरीज है, स्ट्रेस को दूर करने का दिन है। इस दिन को शास्त्र के अंदर धुलेंडी तो कहा ही जाता है, धूल उड़ाई जाती है, धूल में स्नान किया जाता है। एक अशोक व्रत शास्त्र में वर्णित है, विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ के अंदर एक वर्णन आया है कि इस दिन पानी में मिट्टी घोलकर उससे स्नान करना चाहिए और अशोक के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। इससे शोक जो है, मन की एंजाइटी है, उन सब पे विजय प्राप्त हो जाती है। और इससे पहले हम कोई व्यक्ति अगर कहता था कुछ दिन पहले कि मिट्टी में स्नान कर लो तो क्या होता था, अरे क्या अनकल्चर्ड लोग हैं, हमने टाई पहन ली तो मतलब हमने अपनी संस्कृति को भी। मैं दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा का सेंटर चलाता हूँ, डॉक्टर हूँ BNYS, और आप समझें हमारे पास पेशेंट आते हैं स्ट्रेस एंजाइटी के, उन पर खूब अच्छे से मिट्टी पोत कर उनको धूप में बिठा देते हैं अशोक के पेड़ के नीचे, और देखिएगा उसका प्रभाव बड़ा बढ़िया होता है। और इस तिथि में यदि कर लें, फागुन मास की पूर्णिमा के दिन यदि ये कर लें, और गांव देहात में तो अभी भी परंपरा चलती है, लेकिन हमारे यहाँ फिल्में बनाकर ऐसा बना दिया गया है कि जो मिट्टी से होली खेलते हैं वो तो अनपढ़ गंवार हैं। अरे शास्त्र प्रमाणित कर रहा है भाई, तो इसको समझो। तो आप सोचें कि ये होली का महापर्व है, बहुत सुंदर है आपके लिए। ग्रहण दृष्टिकोण से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। 12 बजे के आसपास चंद्रमा आपकी बृहस्पति के बिल्कुल द्वितीय भाव में आ जाएगा, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएगा आपकी राशि से द्वितीय भाव में।
और ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। देखिए होली वाले दिन बड़ी ध्यान रखना चाहिए, उत्सव का दिन है। बहुत सारे लोगों के घर में ना अशांति का इस वातावरण रहता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं माँ बाप को दर्शन भी नहीं करते उस दिन। अरे भैया आशीर्वाद दो, बड़े बुजुर्ग माँ बाप का आशीर्वाद जाके लेकर आओ। और इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि आशीर्वाद आपके वारे न्यारे कर सकता है। देखो ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है, पंचायत लगने वाली है, कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग है। ऐसे में आशीर्वाद आपका, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे थे। एक महीना आपके ग्रह के दृष्टिकोण से आपके मन को पूरी तरह से पूरा एंजाइटी डिसऑर्डर कर रखा था, गुस्सा, हर बात में तुरंत मिजाजी हो रखी थी। अब वो बदल कर जा रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव बृहस्पति का भाव है। खर मास आरंभ होता है, बृहस्पति में जाकर सूर्य भी कमजोर पड़ जाते हैं वहाँ जाकर, क्योंकि गुरु के घर जाके तो अब जो सूर्य है वो तो देवता हैं, देवताओं के देवता हैं। कहा जाता है कि देवताओं में सबसे बड़ा वर्चस्व स्थापित करते हैं, इनके कारण ही सब संसार चलता है, साक्षात नारायण है। लेकिन जब वो भी गुरु के घर जाते हैं ना, तो गुरु के सम्मत जाके इसलिए कहा जाता है सम्मान हो जाता है। गुरु का सम्मान करते वक्त जैसा भी बड़ा व्यक्ति उसको भी थोड़ा अपने कमज़ोर कर लेना चाहिए। और वहाँ राहु विद्यमान है, वहाँ पर शनि भी विद्यमान होने वाले हैं, बृहस्पति भी वहाँ पर, शुक्र भी चल रहे हैं और बुध भी चल रहे हैं, और ये सारे के सारे वहाँ पर चौकड़ी। तो ऐसे में सूर्य का प्रभाव विशेष तौर पर आपके लिए ध्यान रखने वाला रहेगा। आपके लिए तो अच्छा है, सूर्य का वहाँ जाना आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, खराब नहीं है, नेक असर देने वाला है और एक किस्मत को जगाने वाले योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए। लेकिन सूर्य का राहु के साथ युक्त होना ये ठीक नहीं है, और ये सूर्य राहु के साथ युक्त होकर कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बढ़िया से कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए दिखाई देता है हमको। हर रोज़ हो सके तो घर की पहली रोटी गाय को डलवा दीजिए। यदि आपके पास गौ सेवा का स्थिति नहीं है तो आप जहाँ भी आश्रमों में गाय हैं वहाँ अपने नाम से बोल दीजिए कि मेरे लिए कुछ ना कुछ हरा चारा मेरे नाम से गाय को डलवा दिया करो। ये गौ श्रेष्ठ सबसे उपाय है। कोशिश करें भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें, गायत्री का पाठ करें, मानसिक तौर पर गायत्री का पाठ करें, सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। मौखिक नहीं, मानसिक तौर पर गायत्री का जप करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तांबे के लोटे में जल लेकर एक बिल्वपत्र उसमें डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः ऐसे हाथ ऊपर करके सिर के ऊपर से इस प्रकार जल डालना चाहिए और उन नेत्रों से फिर जल के बीच में से भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए। ये सुंदर उपाय है, अवश्य कीजिएगा। नहीं तो ये सूर्य का प्रभाव राहु के साथ ग्रसित होकर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न दे सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 तारीख शनिवार का अवसर, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें कि चैत्र का महीना प्रतिपदा के साथ आरंभ हो रहा है। बुध इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। जो बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लाभ के स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं, और वो अष्टम भाव में जाकर जिस वक्त कमज़ोर अवस्था में और कमज़ोर हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो ये आते आती अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं आपसे दूर ले जाते दिखाई देंगे। ऐसे में थोड़ा सा उपाय करें। शनि महाराज वैसे ही अस्त चल रहे हैं आपकी राशि के सम्मुख आकर, तो आपको शनिवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो एक उपाय करें, पीपल के पत्तों की माला बनाकर किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको अर्पित करने का प्रयास करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय। 16 तारीख रविवार का अवसर, इस दिन द्वितीया तिथि है और इस दिन एक राहु महाराज जो चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, बृहस्पति के घर चल रहे हैं और बृहस्पति के नक्षत्र में ही चतुर्थ चरण में प्रवेश करने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चरण प्रवेश करेंगे, और ऐसे में ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव सूर्य जो है के साथ भी वहाँ पे आने के साथ साथ ये अस्थिरता दे सकते हैं, व्यवसाय में अस्थिरता, मनोभाव को अस्थिर कर सकते हैं। तो ऐसे में एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास करें। शाम के समय हो सके तो किसी मंदिर देवालय में जाकर 4 मूलियाँ रखाइए। मूली मिल जाएगी, मूली लेकर जो रेडिश है वो आपको वहाँ पर रखाएंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, नेगेटिव प्रभाव को कम करने का रास्ता बनाएंगे। हो सके तो राहु का मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। हो सके तो नित्यपति इस महीने में जाकर भगवान शंकर के मंदिर में शाम के समय तेल का अभिषेक करें। तेल से शाम के समय सूर्यास्त के बाद नित्यपति अभिषेक करना, ये भी उपाय बड़े अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और पराक्रम भाव में चंद्रमा पहुंच गए हैं, लेकिन बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बुध का अस्त होना, पराक्रम तो चंद्रमा बढ़ाएगा ज़रूर, बहुत बढ़िया समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे आप, लेकिन बुद्धि जो है वो अस्त हो रही है और बुद्धि जो सही समय पर नहीं का आप सपोर्ट करेगी, ये परेशान कर सकती है। लोग आपके समय का दुरुपयोग करवा सकते हैं आपके द्वारा, आपको भ्रांति में फंसा सकते हैं, अपने कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि अच्छे लोगों के साथ सानिध्य रहें, गणेश जी का सानिध्य लें। चतुर्थी है, गणेश जी का सुंदर व्रत करें, गणेश जी का पूजन करें, उनके नामों का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और बहुत जल्दी मंगल का योग एक नेगेटिव होने वाला है। मंगल अप्रैल के आरंभ काल में कमजोर हो जाएंगे और ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये हो जाएंगे नीच के। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से देखें कि अप्रैल के महीने में कई ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। बुध चल रहे हैं, अस्त शुक्र चल रहे हैं, अस्त शनि चल रहे हैं, अस्त इसके बाद जो 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे आपके बंधन वाले भाव में। मंगल भी जो इस वक्त सपोर्ट में बैठे हुए हैं वो भी जाकर होने जा रहे हैं वो नीच के 12वें भाव में जाकर। तो उससे पहले भगवान ने रास्ता दिया कि अंगारक चतुर्थी बनाई, मंगलवार और चतुर्थी का योग, मंगल को शक्ति देने का उपयोग। हमने विवेकानंद योगाश्रम में ऐसे में ग्रह शांति यज्ञ रखा है, शाम के समय 5 बजे, और सुंदरकांड का पाठ रखा है। इस अंगारक चतुर्थी में अवश्य अपने निमित्त सुंदरकांड का पाठ करवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ग्रह शांति के लिए हनुमान जी के लिए उपासना करें, नवग्रह शांति करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 19 तारीख बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण। चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति से सम्मुख होकर यह आपके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण जगा सकता है। ग्रह अस्त खराब होते हुए भी चंद्रमा ने एक उम्मीद जगाई, ये अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र इस दिन अस्त हो जाएंगे तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी डिप्लोमेसी के साथ कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं जो गलत लोग हैं वो आप पर हावी हो सकते हैं। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, गणेश जी को सुंदर पीले पुष्प अर्पित करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग का निर्माण है, ये आपके लिए अच्छा है। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, एकनाथ जी का सुंदर पूजन करने का अवसर है। गजकेसरी योग आपके लिए कई मामलों में लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मन कहीं अभी भी अंदर से कच्चा कहीं हो सकता है, इतने सारे ग्रह खराब चल रहे हैं, चिंता ना करें, अपनी अच्छे से चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है। लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमज़ोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में एक ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है।
लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है, या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहने चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे
प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दे। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, देखिए फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।